बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक और सवाल और जवाब के अपने सेशन में यूट्यूब चैनल पर आप तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहता है। और वंस अगेन आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो कि हमारे व्हाट्सएप नंबर +923312554321 पर अपनी वीडियोस के ज़रिए हमें सवालात भेज रहे हैं। आई विल ट्राई डू माई बेस्ट के ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो सवालात हैं जो आप वीडियोस के ज़रिए हम तक भेज रहे हैं उनको इंटरटेन किया जाए। और अपनी इस कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब हूँ इसका जवाब तो आप लोग दे सकते हैं। फ़िलहाल बग़ैर किसी तमहीद के, बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के आज के इस सवाल और जवाब के सेशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारे साथ आज पहला सवाल किसने और कहाँ से किया है। यैया भाई अस्सलाम वालेकुम। यैया भाई कैसे हो, ठीक हो? मैं साउथ अफ्रीका से आसफ बात कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जुनैद खान के बारे में, क्या उसको टीम में क्यों नहीं जगह दी जा रही? जब मोहम्मद आंबर ने मैच फिक्स किए थे तो वही टीम को लेकर चल रहा था। एक सीनियर बॉलर होने के नाते उसका साथ दिया मोहम्मद इरफान ने। जब से उसने बहुत सारे मैच जीते साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों से, इवन के इंडिया जैसी टीमों से उसने मैच पाकिस्तान को जिताए। जब से मोहम्मद आंबर वापस आया है टीम में तो उसको ड्रॉप किया हुआ है। उसकी क्या वजह है? क्या उसकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है? मैंने आपका अक्सर प्रोग्राम देता हूं, कभी आपने भी उसको सुपर सपोर्ट नहीं किया। हमारे बड़े बड़े क्रिकेटरों ने भी कभी उसको सपोर्ट नहीं किया, जैसे वसीम अकरम है, वकार यूनस है, जवेद मियांदाद हैं, इंजमाम भाई हैं, और यूनस भाई हैं, शुएब भाई हैं, मोहम्मद यूसुफ हैं। कभी इन्होंने भी इसका जिक्र नहीं किया कि जुनैद खान को टीम में होना चाहिए। वो बहुत अच्छा बॉलर है। इवन कि उसको टेस्ट में मौका दिया जाए, वनडे में मौका देना चाहिए, टेस्ट में मौका देना चाहिए। अब तो हमारे पास टेस्ट में फास्ट बॉलरों की बहुत कमी है। इवन कि उसको टेस्ट में हिस्सा देना चाहिए ताकि उसकी क्रिकेट जो बाकी है वो अपने मुल्क के लिए खेल सके। जो उसके अंदर की ख्वाहिशात हैं वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सके, ताकि उसके दिल में ये ना आए कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर नहीं सका। इवन कि उसको टेस्ट में खिलाना चाहिए। पीसीबी से मेरी गुजारिश है कि उसको टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया जाए ताकि वो अपने मुल्क के लिए कुछ कर सके। प्लीज़ ये भाई उसके लिए, उसके बारे में मुझे बताओ कि वो टीम में क्यों नहीं है, कब आएगा वो टीम में? क्या उसकी कोई सिफारिश नहीं है? हमारे जो भी टीम सेलेक्ट होती है क्या वो सिफारिश की बेस पे होती है? ताकि उसके बारे में मुझे बताएं कि उसकी क्या सिफारिश नहीं है या उसकी क्रिकेट ख़त्म हो चुकी है। प्लीज़ बताएं मुझे। और कभी आपने भी उसका जिक्र नहीं किया। मैं आपका हर प्रोग्राम जो आप अपलोड करते हो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, तो कभी आपने भी उसके बारे में जिक्र नहीं किया। वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसको वनडे और टेस्ट स्क्वाड में पाकिस्तान टीम का एक हिस्सा होना चाहिए। थैंक यू। जनूबी अफ्रीका से आसिफ साहब, सबसे पहले तो आपको थैंक यू वेरी मच कि आपने सवाल भेजा और आपने बात की है पाकिस्तान के प्रॉमिसिंग टेस्ट फास्ट बॉलर जुनैद खान के हवाले से। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम ख़राब किया, स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग के धंधे में मुलव्वस पाए गए, जिन्होंने अपनी सज़ा पूरी की, उनको तो हमने हाथों हाथ लिया। लेकिन वो जुनैद खान जिन्होंने 2013 के दौरे भारत में विराट कोहली, युवराज सिंह को आउट किया वनडे सीरीज़ में और पाकिस्तान की 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में भारत के ख़िलाफ़ 2-1 की फ़तह में मरकज़ी किरदार अदा किया, वो जुनैद खान जिन्होंने वर्ल्ड कप 2019 के इब्तदाई स्क्वाड में होने के बाद अपना नाम बाहर होने पर मुंह पर टेप लगाया और एहतजाजन जो एहतजाज किया, जो एहतजाज रिकॉर्ड कराया, वो किधर है? 24 दिसंबर को इस साल 31वीं सालगिरह मना रहे हैं जुनैद खान। अभी इतनी ज़्यादा उम्र तो नहीं हुई बाएं हाथ के तेज़ बॉलर की। 22 टेस्ट मैच, 76 वनडे इंटरनेशनल, 9 T20 मैच और 190 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका तजुर्बा। मिडिलसेक्स के लिए, लंकाशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेले और
इस बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं जुनैद खान, और उनकी बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी मुझे इतनी आसान दिखाई दे भी नहीं रही। सच बात करते हैं, आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, खरी बात करते हैं, और आसिफ साहब ऐसे खिलाड़ी कहाँ फिर हमें जब उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जब सच बात पर डट जाते हैं, तो फिर उनको कीमत तो अदा करनी पड़ती है ना। आखिरी बार मैंने जुनैद खान को देखा था लास्ट ईयर वर्ल्ड कप से पहले नॉटिंघम में 17 मई को। ये वो मैच था जहाँ पर बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी और पाकिस्तान टीम ने 340 रन स्कोर किए थे 7 विकेट पर, और इंग्लैंड की टीम ने 3 गेंदों पहले 341 रन का हदफ हासिल किया था। अब जुनैद खान ने उस मैच में जो डेनले की विकेट हासिल की थी, अपनी ही गेंद पर उनका कैच लिया था, और 10 ओवर में कुछ 85 रन उन्होंने दिए थे। और उसके बाद टीवी स्क्रीन पर जिस तरह उस टीम के कोच मिकी आर्थर को रिएक्शन देते हुए दिखाया गया था, फिर कुछ इस तरह की खबरें भी आई थी कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में बहुत गुस्सा निकाला है। फिर एक दो जगह मिस फील्डिंग भी जुनैद खान से हुई। आखिरी 2 ओवर में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 26 रन जुनैद खान के बने थे। और जुनैद खान जो हैं जिस टाइप के बॉलर हैं, अगर आपको याद हो एशिया कप 2018 अबू धाबी में उनको इब्तदाई मैच नहीं खिलाए गए थे, बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच में वो वापस आए और बड़ी उन्होंने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था। टीम पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार उन्होंने अदा किया था। मुझे अच्छी तरह याद है जब पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश में 2011 वर्ल्ड कप होना था, और फिर जो कुछ श्रीलंकन टीम के साथ लाहौर में हुआ उसकी वजह से 2011 वर्ल्ड कप की मेज़बानी पाकिस्तान से ले ली गई थी। आखिरी लम्हे पर सोहेल तनवीर की जगह उस स्क्वाड में जुनैद खान को शामिल किया गया था, और जुनैद खान को उस वर्ल्ड कप में हमने सिर्फ स्क्वाड का ही हिस्सा देखा था, क्योंकि उस वर्ल्ड कप में उनको खेलने का मौका मिला नहीं था। और फिर 2015 वर्ल्ड कप में जुनैद खान टीम का पार्ट थे नहीं। 2019 में शायद पहली बार उनके करियर में वर्ल्ड कप का इंदराज होता। इब्तदाई 15 रुकनी टीम का वो पार्ट थे, लेकिन इंग्लैंड जाकर उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। मोहम्मद आमिर को टीम में शामिल किया गया उनकी जगह। जुनैद खान को अगर पाकिस्तान सुपर लीग में भी देखूं मैं, तो इस बार भी वो पार्ट थे मुल्तान सुल्तान का। उनको इतने मैचेस खेलने का मौका नहीं मिला। मुल्तान सुल्तान या फिर पेशावर ज़ल्मी के लिए वो खेले पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन फ़िलहाल जो इस वक्त सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि जुनैद खान की बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी इतनी आसान है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक ऐसा बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो कि बेहतरीन सलाहियतों का हामिल फास्ट बॉलर था, जिसको टीम में होना चाहिए था, जिसको मौके मिलने चाहिए थे। आपने उसको 22 टेस्ट मैच, 76 एक रोज़ा मैच, 9 T20 मैच खिलाया। अगर आप यहाँ पर उसकी कारकर्दगी देखें तो इतनी बुरी नहीं है। और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में जुनैद खान जो थे, उन्होंने बड़ा मरकज़ी किरदार पाकिस्तान टीम की जीत में अदा किया था। और पाकिस्तान जब 2017 में सरफराज की कप्तानी में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीता, तो वहाँ जुनैद खान एक एंड से बॉलिंग कर रहे थे और दूसरे एंड से जो है हसन अली पाकिस्तान टीम को कामयाबियाँ दिलवा रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि जुनैद खान एक बेहतरीन सलाहियतों का हामिल फास्ट बॉलर है, लेकिन उसको उसके मयार के मुताबिक, उसकी सलाहियतों के मुताबिक मौक़े नहीं मिल सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इस बार वीडियो के ज़रिए हमसे कौन कहाँ से सवाल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हसन मुमताज़ है और मैं पाकिस्तान कराची से याया भाई से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि लास्ट वीक पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। 3 कैटेगरीज़ के अलावा अमेजिंग कैटेगरीज़ में हारिस रऊफ़ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से नवाजा गया है, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर बिग बैश में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और इसी परफॉर्मेंस की बिना पे उन्हें पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने का मौका भी मिला था, और अभी इस साल उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी नवाजा गया है। तो जो लड़के डोमेस्टिक सीज़न खेल रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और उसमें कंटिन्यूसली परफॉर्म भी कर रहे हैं, उन्हें ना तो पाकिस्तान रिप्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है और ना किसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो इससे हमारे अपकमिंग फ्यूचर टैलेंट पे क्या असर पड़ेगा? क्या वो भी फ्यूचर में शॉर्टकट की तरफ जाएंगे? इसमें यार भाई आपकी क्या ओपिनियन है? कराची से हसन मुमताज़ साहब, आपने सवाल किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-2021 के हवाले से, और आपने तस्करा किया लाहौर कलंदर की फाइंड पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहरिक फ्रेंचाइज़
जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को हारिस रऊफ जैसा एक उभरता हुआ फास्ट बॉलर दिया। बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उससे पहले बिग बैश में वो अपनी बॉलिंग की धूम मचा चुके थे। उनको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल किया गया है। लेकिन जो मुमताज़ साहब आपका सवाल है वो बिल्कुल बजा सवाल है, और आपने सवाल पूछा है कि जनाब हारिस रऊफ़ को तो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की इमर्जिंग कैटेगरी में मौका दे दिया, लेकिन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1 अरब रुपए से ज़्यादा लास्ट सीज़न खर्च कर चुका है, इस सीज़न में भी खर्च करने जा रहा है क्योंकि इस बार भी हमें स्पॉन्सर नहीं मिले हैं। तो उस डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को हम कब, कहाँ, कैसे मौका देंगे? क्या डोमेस्टिक क्रिकेट की बुनियाद पर खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन सकेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कराची से हसन मुमताज़ साहब। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसको भी इस बात का इदराक है, और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर तनकीद आमिर सुहेल साहब कर रहे हैं, आकिब जावेद साहब कर रहे हैं कि अगर आपने 1 अरब रुपए जिस डोमेस्टिक क्रिकेट पर ख़र्च करने हैं और उस डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन बैट्समैन को आपने रिस्पेक्ट नहीं देनी अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर इस 1 अरब रुपए से ज़ायद ख़र्च होने वाले डोमेस्टिक क्रिकेट का क्या फ़ायदा? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसका सद्देबाब करने की कोशिश की है और इस बात को मद्देनज़र रखा है। एक नई कैटेगरी मुतारिफ़ कराई जा रही है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, जहां 50,000 रुपये पर मंथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को देता है। मैच फ़ीस अलग होती है। तो अब उनका कहना यह है कि जी वो खिलाड़ी जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट के बेहतरीन परफॉर्मर हैं, वो खिलाड़ी लाइक खुशदिल शाह हो गए, फवाद आलम हो गए, जो कि पाकिस्तान के लिए खेले हैं लेकिन उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौका नहीं मिल सका, उनको डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौका मिलेगा। और वो खिलाड़ियों का जो डोमेस्टिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कुछ बेहतर होगा डोमेस्टिक क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले खिलाड़ियों से, उनकी मैच फीस भी उनसे अलग होगी। लेकिन मेरा सवाल ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि आप ठीक है, आप जो है वो यहाँ पर अच्छे प्लेयर्स को ऑब्लाइज कर रहे हैं, बट वो जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसकी अपनी अहमियत है, उसकी अपनी एक वक़्त है, जो शायद इस डोमेस्टिक क्रिकेट के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक अलग कैटेगरी बनाकर आप नहीं दे सकते। क्या ख्याल है आपका? मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत? अस्सलाम वालेकुम याया भाई, मैं नुमान आशिक क्रिकेट विद नुमान यूट्यूब चैनल से। तो याया भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि मैं इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जितने भी फॉर्मर्स प्लेयर्स थे वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, जो कि जिन पर केस चल चुके हैं स्पॉट फिक्सिंग के या मैच फिक्सिंग के। तो वो दूसरे खिलाड़ियों को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे थे कि जिसमें बासित अली भी शामिल है, इसमें वसीम अकरम भी शामिल है। तो पहली बात तो ये है कि जब इनके ऊपर ये इंक्वायरीज़ हुई थी तो उस वक्त इन्होंने ऐसे नाम क्यों नहीं लिए? उस वक्त तो ये अपनी दोस्तियाँ निभा रहे थे, और अब जब उनको लगता है कि यार ये क्रिकेट बोर्ड जो है वो इतना ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है और काफ़ी जो छूट दे रहा है, जो प्लेयर्स मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको वापस लेकर आता है, तो उस वक्त इन लोगों ने भी अब ये बातें करना शुरू कर दी हैं। चाहे वो दानिश कनेरिया साहब हों, मैं किसी पर भी कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये है कि जो ये लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग पहले क्यों नहीं इनको याद आया कि जब इनके ऊपर ये केसेस चले थे तब तो इन्होंने ब्याती गंगा में हाथ धोए, और अब ये दूसरे क्रिकेटर्स जिन्होंने अपना एक नाम बनाया, जिनकी एक पहचान है क्रिकेट में, उनके ऊपर ये इस तरह से बातें करके उनकी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। क्या ये सही कर रहे हैं? दूसरी बात ये कि क्या आपके ख्याल से कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान गवर्नमेंट को कोई ऐसा लॉ बनाना चाहिए, कोई ऐसा मजबूत कानून बनाना चाहिए जिसके वजह से कोई भी क्रिकेटर जो कि पाकिस्तान का मुल्क का नाम बदनाम करे उसको इसकी सज़ा दी जाए और उसके बाद वो क्रिकेट में यानी कि लाइफ बैन उसको कर दिया जाए, वो वापस ना आए? तो क्या आपके ख्याल से ऐसा कोई लॉ होना चाहिए पाकिस्तान के लिए? क्योंकि पाकिस्तान का इस स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग की वजह से बहुत बार नाम बदनाम हो चुका है। मेरे ख्याल से इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही सीरियस स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। नुमान आशिक साहब, जो हालिया कुछ दिनों में साबिक क्रिकेटर्स ने एक बार फिर जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कय्यूम रिपोर्ट के हवाले से अपनी राय का इज़हार किया, और उस रिपोर्ट में जिन लोगों को सज़ा का सामना करना पड़ा, तायात पाबंदी का सामना करना पड़ा, बिलखुसूस अताउर रहमान सलीम मलिक एक बार फिर मंजर आम पर आए, उन्होंने अपने लबों को जुम्बिश दी
और आपका कहना यह है कि इससे सिर्फ़ और सिर्फ मुल्क की बदनामी है और सिर्फ इल्ज़ामात की सियासत है और कुछ नहीं है। इस हवाले से मैं बहुत कुछ बात कर चुका हूँ, लेकिन अपने सवाल के आखिरी हिस्से में नुमान साहब जो आपने बात की है कि क्या कौमी असम्बली में कोई बिल पास होना चाहिए, क्या हुकूमत पाकिस्तान की सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस हवाले से एक लाइन ड्रॉ करना चाहिए, आपने बात बिल्कुल ठीक कही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? फ़िलहाल मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि मसला ये है कि इसके लिए आपको जनाब श्रीलंका जो है, श्रीलंकन हुकूमत जो है वो मैच फिक्सिंग सट्टेबाजी के हवाले से असेंबली में बाकायदा तौर पर एक कानून पास करा चुकी है। अगर हमारे मुल्क में ऐसा होता है तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि वो तस्दीक शुदा रिपोर्ट जो जस्टिस रिटायर्ड मलिक अब्दुल कय्यूम की थी, जो मई 2000 में मंजर आम पर आई और जिसके मंदरजात आप लोग आजकल देख रहे होंगे, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस रिपोर्ट में जिन लोगों के नाम सामने आए उनको पाबंदी का सामना करना पड़ा, उनको जुर्माने देने पड़े, लेकिन आज उनमें से बहुत सारे लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इर्द गिर्द दिखाई दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ फ्रेंचाइज़ में हमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी मुख्तलिफ़ मामलात में खिदमात हासिल कर रहा है। तो लाइन तो आप यहाँ से ड्रॉ करें ना। और जहाँ तक आप कानून साज़ी की बात करें, बिल्कुल कानून साज़ी होनी चाहिए। जो मुल्क के नाम के साथ खिलवाड़ करे उसको तो बिल्कुल मुल्क के साथ एक बार फिर खेलने का मौका नहीं मिलना चाहिए, और ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा बहुत से मुल्कों ने मिसाल कायम की है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में ऐसा मामला नहीं है। वो खिलाड़ी जो कि मैच फिक्सिंग सट्टेबाजी में इन्वॉल्व रहे 5 साल की सज़ा पूरी करते हैं, अपने जुर्माने अदा करते हैं, एक बार फिर वो सीना तान कर जो है हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आपकी बात नुमान साहब बिल्कुल ठीक है, इस हवाले से कोई कानून बनना चाहिए, और कानून ऐसा बनना चाहिए कि आइंदा कोई खिलाड़ी जो है वो इस हवाले से इन्वॉल्व होना तो दूर की बात है, सोच भी अगर उसके जहन में आए तो उसके अंदर एक कपकपी सी आ जानी चाहिए। और क्या ऐसा हो सकेगा, हमें भी इंतज़ार है आपकी तरह। सलाम याया भाई, मैं इंडिया से, मैं गौरव बोल रहा हूँ इंडिया से, इलाहाबाद से। मेरा सवाल ये है कि फ़खर ज़मान पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इन्वेस्ट करना चाहिए। वो एक अच्छा बैट्समैन है, उसकी थोड़ा सा उसके टेक्निक्स के मिसाइल हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अगर टेक्निक अच्छी कर ले तो वो लंबे टाइम तक पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हूँ, तो वैसे मैं इंडिया का, लेकिन मैं फ़ॉलो करता हूँ क्रिकेट पाकिस्तान में। तो मेरा पाकिस्तानी स्टार फ़खर ज़मान है, उसकी बैटिंग मुझे पसंद है। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच गौरव, भारत के शहर इलाहाबाद से आपने हमें सवाल भेजा, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद आपने फ़खर ज़मान के हवाले से बात की। पाकिस्तान क्रिकेट को आप बड़ा फॉलो करते हैं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के आप बड़े परस्तार हैं, इसके लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से गौरव आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि पड़ोसी मुल्क भारत में पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तानी ड्रामों के बड़े दिल दादा हैं, एंड यू आर वन ऑफ देम। और जहाँ तक आपने फ़खर की बात की, 2017 चैम्पियंस ट्रॉफ़ी फाइनल में भारत ही के ख़िलाफ़ उन्होंने लंदन के ओवल मैदान पर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी, पाकिस्तान की टीम की जीत की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया था। कुछ अपनी तकनीक को लेकर मुश्किल सूरत हाल से वो 2-4 ज़रूर हुए हैं, टीम से ड्रॉप ज़रूर हुए हैं, और लकी हैं कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2020-21 दिया है उसमें रखा है। और ये इंडिकेशन है कि बिल्कुल आउटराइट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़खर को नज़रअंदाज नहीं कर दिया है। टीम में ना होना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होना, दो अलग बातें हैं, और उम्मीद करते हैं कि फ़खर वापस आएंगे और फ़खरिया परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। ये भाई, मेरा नाम अहमद अली है और मैं यूके से बात कर रहा हूँ। मैं आपका हर प्रोग्राम देखता हूँ जो सबसे बेस्ट होता है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि देखें, उमर अकमल भी आया, कामरान अकमल भी आया, उसके बाद सरफराज भी था, उसका भी टाइम आया था, हसन अली, ये सब जो प्लेयर्स हैं, जब ये टीम में होते हैं इनसे परफॉर्मेंस नहीं होती। चलें ठीक है, पहले अच्छे परफॉर्मेंस करके स्टार्स बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन कामरान अकमल ने इतने कैच छोड़े हैं, क्या इनको उस वक्त अकल नहीं आती कि हमें निकाल देंगे, हमें थोड़ी मेहनत करनी चाहती है? उस वक्त तो टेंशन नहीं लेते। सरफराज की भी परफॉर्मेंस क्या थी, वो एज अ कैप्टन वो टीम अच्छी कर रही थी, वो जीत रहे थे, ठीक है, तो बाद में वो क्या कहते हैं, उसकी खुद की तो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में नहीं थी, तो जब बाद में जाके वो
आपने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करना है तो उससे बेटर ये है कि आप पहले जब टीम में हो उस वक्त ही आप मेहनत करने लग जाओ, ना कि हम बाद में फिर ये सोचें ये प्लेयर क्यों निकाला, ये क्यों निकाला। पहले मेहनत कर लो और जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए। जिनको पहले चांस मिल गए हैं उनसे परफॉर्मेंस नहीं हुई तो ठीक है, उनको भूलें। जो परफॉर्मेंस कर रहा है पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए, आगे आप बेहतर जानते हैं। यूके से हमारे आज जो सवाल और जवाब का सेशन है उसका लास्ट वीडियो जो कि हम शामिल कर रहे हैं अहमर अली साहब का। और अहमर अली साहब, सवाल आपका बड़ा समझने वाला है और आपने उन क्रिकेटर्स की बात की, पाकिस्तान टीम के फॉर्मर टेस्ट वनडे T20 कप्तान सरफराज अहमद की आपने बात की, उमर अकमल के हवाले से आपने बात की, टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल के हवाले से आपने बात की, हसन अली के हवाले से आपने बात की और बहुत से खिलाड़ियों का आपने नाम लिया कि जब पाकिस्तान टीम में थे तो उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, टीम की जीत में उन्होंने अहम अपना हिस्सा डाला, लेकिन उनकी कारकर्दगी में खासा उतार चढ़ाव रहा जिसकी वजह से वो टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो सके। बात आपने गलत नहीं की अहमद साहब, और आपका कहना यह है कि जब खिलाड़ी टीम में होता है तो उस वक्त उसको 100% देना चाहिए। मैं ये बात मानता हूँ कि इंसान है और इंसान हर मैच में 100% परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, क्योंकि क्रिकेट एक टीम गेम है और टीम में जो बाकी खिलाड़ी हैं, जो बैट्समैन हैं, जो बॉलर है, जो ऑलराउंडर हैं, जो विकेट कीपर है, उसको भी अपना किरदार अदा करना पड़ता है। और कहीं एक बॉलर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाता, दूसरा जो बॉलर है वो अपने हिस्से की परफॉर्मेंस देकर, ज़्यादा परफॉर्मेंस देकर टीम की कामयाबी में जो है उस खिलाड़ी की नाक़िस कारकर्दगी को जो है वो साइड कर देता है और जीत में अहम किरदार अदा करता है। लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं, जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया कि अगर वो उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते, औसत दर्जे की कारकर्दगी नहीं दिखाते, तो शायद वो टीम से बाहर नहीं होते। और आपने एक बात की है, और आपने जो बात की है अमूमन ये देखा गया है कि खिलाड़ी जब टीम में आते हैं तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और वो जो है वो एक नॉर्मल परफॉर्मेंस के साथ टीम में अपने आप को ठहराने की कोशिश करते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। परफॉर्मेंस सुपर फिट होनी चाहिए, किसी की नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता, किसी की नीयत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन जब हम मैच देख रहे होते हैं, जब हम आदाद शुमार देखते हैं, तो आदाद शुमार के बाद तो खिलाड़ी की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमर साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही। और आपका कहना यह है कि फिर जब डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखाकर ये खिलाड़ी जो हैं वो एक दो अच्छी कारकर्दगी दिखाकर फ़ौरन सेलेक्टर्स के ऊपर दबाव बनाते हैं, मीडिया उनकी बात करने लगता है, ये बात भी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। और आपका कहना यह है कि अगर एक खिलाड़ी टीम से ड्रॉप हो जाए तो कम से कम उसको 3 सीज़न परफॉर्म करने का मौका देना चाहिए, सिर्फ एक सीज़न की बुनियाद पर टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। आपकी बात बहुत हद तक बजा है, आपकी बात बहुत हद तक दुरुस्त है। यहाँ पर बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो बिना किसी परफॉर्मेंस के कई कई महीने टीम के साथ रहते हैं और जब बोर्ड के साथ उनके मामला ठीक नहीं रहते, मैनेजमेंट की आंख का वो तारा नहीं रहते, तो परफॉर्मेंस उनकी भले से अच्छी हो, उनको डिसिप्लिन के कटहरे में लाकर उनको कई और मामलात में शामिल करके टीम में ना रखने की वजह बना दी जाती है। और सरफराज अहमद इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। मैं मानता हूं कि 49 टेस्ट मैच खेलने वाले सरफराज अहमद की टेस्ट टीम में जगह नहीं बनती। सरफराज अहमद को आप वनडे टीम की कप्तानी से कैसे अलग कर सकते हैं? वो सरफराज अहमद जिनकी क़यादत में पाकिस्तान आखिरी 6 एक रोज़ा मैचों में हारा ही नहीं है। एक नाकामी पर श्रीलंका के ख़िलाफ़ आप सरफराज अहमद से कप्तानी कैसे ले सकते हैं? वो खिलाड़ी जिसकी कप्तानी में पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम बना। तो ये बात आपकी ठीक है। तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे YouTube चैनल के WhatsApp नंबर +923312554321 पर अपने सवाल भेजे। और एक बार फिर उन तमाम लोगों से मैं माजरत चाहूँगा जिनको आज इस सवाल और जवाब के सेशन में फिर मौका नहीं मिल सका। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी दिल छोटा मत कीजिएगा, बड़ी तादाद में हमारे WhatsApp नंबर +923312554321 पर आपकी वीडियोस हम तक पहुंच रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके
जवाबात जो हैं उनको आज की अपनी इस वीडियो सेशन में हम शामिल कर सकें। कोशिश यही है हमारी कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड करें जिसमें आप लोगों के जवाबात शामिल हों, और आपके ताउन के बग़ैर ये नहीं हो सकता। तो वंस अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि बड़ी तादाद में आप लोग हमें वीडियोस भेज रहे हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन और जिस तेज़ी के साथ भी आपके वीडियोस के जो जवाबात हैं उनको अपने इस YouTube चैनल पर सवाल और जवाब के सेशन में हम शामिल कर सकें, करें। वंस अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और जाते जाते एक ही दरख्वास्त आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी मोहब्बत खुलूस का इजहार करते रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि मुस्तक़बिल में भी करते रहेंगे। सैयद याया हुसैनी को अपने YouTube चैनल पर सवाल और जवाब के इस सेशन के साथ इजाज़त दीजिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।